श्यामपुर नाम के एक गांव में सुनीता अपने बेटे और अंजलि के साथ रहती थी। सुनीता बहुत बीमार रहती थी और सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी। अंजलि उसकी इकलौती बेटी थी जो बेटी के साथ साथ बेटा होने का भी फर्ज अदा कर रही थी। वो अपने साथ साथ अपनी माँ का भी पेट पाल रही थी। मेरी अंजलि की उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई है, सभी अपने अपने घरों में बस गई है। एक मेरी अंजलि है जो सारा दिन मेरी सेवा करती रहती है या फिर सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिलती रहती है। मैं कितनी बदनसीब औरत हूँ जो अपनी बेटी को कोई खुशी नहीं दे पा रही। मेरी वजह से ही तो वो इतनी मेहनत कर रही है। सुनीता बिस्तर पर लेटी रो रही थी जब अंजलि उसके पास आई। माँ, क्या बात है? इतनी उदास क्यों हो? क्या सोच रही हो? बेटी, मैं तुम्हारी वजह से परेशान हो रही हूँ। 2 दिन के बाद तुम्हारी सहेली पूजा की भी शादी है। माँ, ये तो खुशी की बात है ना। पूजा की शादी इतने अच्छे परिवार में हो रही है, मगर आप इस बात पर उदास क्यों हैं? बेटी, मेरी परेशानी का कारण मेरी बीमारी है। अगर मैं बीमार ना होती, अपने पैरों पर चल फिर सकती, तो तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। बेटी, मैं तुम्हें भी कब का तुम्हारे घर में विदा कर चुकी होती। माँ की बातें सुनकर अंजलि की आंखों में से आंसू आ गए थे। माँ, आप इस तरह की बातें मत सोचा करो। मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। मुझे आपका ये दुखी होना अच्छा नहीं लगता। माँ, नसीब ऊपर वाले ने लिखे है। अगर मेरी नसीब में शादी हुई तो जरूर होगी। आपके मेरे इस बारे में परेशान होने से क्या होगा? अरे वो तो ठीक है बेटी, मगर मैं माँ हूँ ना। मेरे दिल से तो 100 सवाल आते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम अकेली रह जाओगी, अकेली। इतना बोलकर सुनीता रोने लगी। अंजलि ने सुनीता को अपने गले से लगा लिया था। माँ, ऊपर वाले ने चाहा तो आप अपनी आंखों से मेरी जिंदगी की सारी खुशियों को पूरा होते हुए देखेंगी। ऊपर वाले ने हमारे पिता को छीन लिया, हमें कोई भाई नहीं दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करता, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि जितनी हमने तकलीफ देखी है, जितना बलिदान दिए है, हमारा भगवान हमें उससे ज्यादा दे दे। कितनी देर तक अंजलि माँ को तसल्ली देती रही, तब जाकर सुनीता का दिल थोड़ा शांत हुआ। चलो ठीक है बेटा, अब तुम अपना काम पूरा कर लो। कल भी शीतल अपने कपड़े लेने आई थी। अगर कल तक पूरे नहीं हुए तो वो गुस्सा करेगी। हाँ माँ, मैं बस सिलाई मशीन लेकर बैठने वाली हूँ। माँ, तुम्हें पता है आज मेरे पास बहुत सारा सिलाई का काम आया है। इसमें 2 जोड़े तो शीतल के हैं और 5 जोड़े गांव की दूसरी औरतों के, और वो मुझे एडवांस में ही पैसे देकर चली गई है। इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ भी लेकर आऊंगी और अच्छा खाना भी। अंजलि पूरी रात सिलाई मशीन पर बैठी रही थी। सुबह होने के समय उसने अपनी सिलाई मशीन को बंद किया था। अरे मेरी बेटी, क्या तुम पूरी रात सिलाई करती रही हो? हाँ माँ, आज मुझे कपड़े देने थे ना, इसलिए मैंने सारे काम खत्म कर दिए हैं। अब मैं शांति से सोऊंगी और फिर कल और नया काम ले लूंगी। बेटी, इन कपड़ों को संभाल के रखना। ऐसा ना हो कि चूहे इन कपड़ों को काट दे, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाए। अरे माँ, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। आज से पहले भी तो मैंने कितनी बार कपड़े सिलकर मशीन के ऊपर ही रखे हैं, कभी किसी चूहे ने नहीं काटा। सुनीता के कहने के बाद भी अंजलि ने कपड़ों को मशीन के ऊपर ही रख दिया था। वह अपने बिस्तर पर सो गई थी और सुनीता भी थोड़ी देर जगती रही और फिर वो भी सो गई। उनके सोने के बाद 2-3 चूहे उनके घर में आ गए थे, जिन्होंने उन कपड़ों को काट दिया था। सुबह जब अंजलि उठकर कपड़ों को देखती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या हो गया? ये सारे कपड़े कट गए, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। माँ देखो, तुमने सही कहा था, चूहे इन कपड़ों को काट लेंगे। अब मैं क्या करूँ? मैं इन औरतों को इन कपड़ों के पैसे कैसे दूंगी?
सुनीता ने ये सब सुना तो वो भी रोने लगी थी। बेटी, मैंने तुम्हें इसीलिए कहा था कि इन कपड़ों को संभाल के रखो। हम गरीब लोग हैं, हमें खुशियाँ रास नहीं आती। हमारी मेहनत ऐसे ही बेकार हो जाती है। कितनी देर तक अंजलि जमीन पर बैठी रोती रही थी। फिर दिन के समय उसके पास शीतल और गांव की औरतें आई। अंजलि, मेरे कपड़े कहाँ हैं? सिल गए? देखो, अगर आज तुमने कपड़े सिलकर नहीं दिए तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करूंगी। आज तुमने वादा किया था, आज तो मुझे शादी पर ये कपड़े पहनकर जाना है। हाँ अंजलि, शीतल बिल्कुल सही कह रही है। आज तो हमें अपने कपड़े चाहिए, हमें भी शादी पर जाना है। लाओ लाओ हमारे कपड़े दो। अंजलि ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई तो उन्हें भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तुमने हमारा बहुत ही समय बर्बाद किया है लड़की, मेरे नए कपड़े बर्बाद कर दिए। इतना इतना कीमती जोड़ा था मेरा। लाओ लाओ, मेरी सिलाई के पैसे भी मुझे वापस करो और जो मेरे कपड़ों के पैसे हैं वो भी मुझे दो। लाओ। शीतल बिल्कुल सही कह रही है, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें कपड़ों को संभाल के रखना चाहिए था, इन चूहों से दूर रखना चाहिए था। हमारे कपड़े भी बहुत कीमती थे, हमें भी सिलाई के पैसों के साथ साथ अपने कपड़ों के पैसे वापस चाहिए। हाँ, आप लोग मुझ पर दया करें, मेरी बात सुनने की कोशिश करें। आखिर मैं आप लोगों को कपड़े के पैसे कैसे दे सकती हूँ? मैं आपकी सिलाई के पैसे आपको वापस कर रही हूँ क्योंकि वो मैंने अभी तक खर्च नहीं किए, मगर इसके अलावा पैसे मेरे पास नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं काम करूँगी, जल्दी आपके पैसे दे दूंगी। अरे ना ना लड़की, अब हम तुम्हारी कोई बहाने नहीं सुनेंगे। तुम इसी तरह गरीब दुखियारी बनकर सबसे हमदर्दी ले लेती हो, सभी तुम्हारी बातों में आ जाते हैं, मगर हम बेवकूफ नहीं है, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। हमें अभी के अभी पैसे दो। ठीक है, मैं आज ही आपको पैसे दे दूंगी। भगवान के लिए मुझे रात का समय दे दे। ठीक है, हम रात को दोबारा यहाँ पर आएंगे और अपने पैसे यहाँ से लेकर जाएंगे। वो औरतें वहाँ से चली गई थी। अंजलि ने माँ की तरफ देखा। माँ, अब मैं क्या करूँ? इन लोगों के पैसे कहाँ से वापस करूँ? अब एक ही काम हो सकता है अंजलि, जो मैंने तुम्हारे लिए सोने के झुमके बनवा कर रखे थे, तुम झुमकों को जाकर बेच दो और उनसे जो भी पैसे मिले वो इन औरतों को दे दो। मैंने कितने शौक से वो झुमके बनाए थे, कितना अरमान था कि इन्हें अपनी सहेली की शादी पर पहनूंगी। हाय, मुझ गरीब की किस्मत, अपनी पसंद के झुमके पहनना भी नसीब नहीं हुआ। अंजलि ने जौहरी के पास जाकर उन झुमकों को बेच दिया। अरे ये क्या, इतने से पैसे? ये झुमके तो मैंने इससे दुगनी कीमत पर बनवाए थे ना। अरे लड़की, जो मुनासिब कीमत थी वो मैंने तुम्हें दे दी। अब सोने की कीमत कम हो गई है, मैंने फिर भी तुम्हें गरीब समझकर तुम्हें ज्यादा ही पैसे दिए हैं। अगर तुम्हें एतराज है तो लाओ, मेरे पैसे वापस कर दो, अपने झुमके वापस ले लो। जौहरी भी जानता था कि अंजलि बहुत गरीब है और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उसने ये झुमके बेचे हैं, इसीलिए उसने अंजलि की गरीबी का नाजायज फायदा उठाया था और उसे कम पैसे दिए थे। ये इतने पैसे तो है कि इन औरतों को वापस करने के बाद भी कुछ पैसे मेरे पास बच जाएंगे, जिससे मैं थोड़ा बहुत राशन लेकर चली जाऊंगी। मुझे ये झुमके वापस नहीं करने चाहिए। अंजलि वहाँ से चली गई थी और जौहरी मुस्कुरा रहा था कि आज उसे बहुत फायदा हुआ था। माँ, मैंने ये झुमके बेच दिए हैं। मुझसे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैंने अपना सपना किसी और की आंखों में सजा दिया हो। सब्र करो मेरी बच्ची, सब्र करो। अगर आज तुम्हारा बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी आएगा। माँ, हम गरीबों का कोई भी नहीं होता, सभी लोग हम गरीबों की गरीबी का नाजायज फायदा उठाते हैं। हमारी भी क्या किस्मत है ना माँ। आज अंजलि बहुत दुखी हो रही थी। उसने वो पैसे इन औरतों को वापस किए थे और फिर दोबारा से उसने अपना काम शुरू कर दिया था, मगर इन दिनों उसकी माँ की तबीयत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी।
जो भी कमाती थी माँ की दवा पर खर्च हो जाता था। अब तो अंजलि को बहुत कम लोग सिलाई करने के लिए कपड़े दिया करते थे। अरे अंजलि से क्या कपड़े सिलवाना, तुम नहीं जानती कि उसने शीतल के साथ और गांव की बाकी औरतों के साथ क्या किया? उनके कपड़े काट दिए और उन्हें पैसे भी बहुत कम वापस किए। अंजलि दो नुकसान करवाती है, नुकसान। अपने कीमती कपड़े अंजलि को मत देना। गांव में एक नई दर्जन लड़की आई थी जो लोगों के कम कीमत पर बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। माँ, इतने दिन हो गए, मेरे पास सिलाई के लिए एक भी कपड़ा नहीं आ रहा है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? कैसे घर का गुजारा चलेगा? मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ बेटी। पहले सिलाई से हमारा गुजारा हो रहा था, मगर अब ये मुश्किल है। अंजलि कितनी देर तक सोचती रही कि वो क्या करे। तब वो कहने लगी, माँ, मैंने सोचा है कि मैं तंदूर लगा लूं, जिस पर गांव की औरतों की रोटियां लगा कर दूंगी, या फिर मुखिया जी के घर में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दूं। बेटी, तुम मुखिया जी के घर में काम कर लो। रोटियां लगाना तो बहुत मुश्किल काम है। तुम इतनी गर्मी में तंदूर पर कैसे रोटियां लगाओगी? मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है। काश मैं बिल्कुल ठीक होती तो आज तुम्हें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अंजलि ने माँ के आंसू पोंछे और फिर मुखिया जी के घर में उसने उनकी पत्नी से बात की थी। मालकिन, मुझे काम की जरूरत है। क्या आपकी हवेली में मुझे काम मिल सकता है? हाँ हाँ अंजलि, क्यों नहीं। तुम चाहो तो आज से ही काम पर आ जाना। अब अंजलि ने मुखिया जी के घर में काम करना शुरू कर दिया था। मुखिया जी की पत्नी बहुत अच्छी औरत थी। वो अंजलि का ख्याल भी रखती थी और उसके साथ अच्छा बर्ताव करती थी। भगवान का शुक्र है कि अब मेरे जीवन में शांति आने लगी है। उस दिन मुखिया जी की पत्नी ने उसे तनख्वाह के साथ साथ और भी बहुत सारे पैसे दिए थे। अरे मालकिन, इतने सारे पैसे? मेरी तनख्वाह तो इतनी नहीं बनती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ बीमार है। तुम जो कमाती हो अपनी माँ पर ही खर्च करती हो। बस ये मैंने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए ही दिए हैं। तुम पर मैंने कोई एहसान नहीं किया। अंजलि माँ को शहर में एक डॉक्टर के पास लेकर आई थी ताकि माँ का अच्छे से इलाज करवा सके, मगर जितने पैसे डॉक्टर ने बताए अंजलि का मुंह बन गया। मैं पूरा साल भी काम करती रहूं तो भी मैं इतने पैसे नहीं कमा सकती कि माँ का इलाज करवा सकूं। ये इलाज तो बहुत ही महंगा है। हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर। अंजलि तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ का इलाज बहुत महंगा है, जो कि शायद वो कभी ना करवा सके। उस दिन मुखिया जी की हवेली में उनकी बेटी की शादी थी। अंजलि, कल मेरी बेटी की शादी है, तुम भी शादी पर जरूर आना। जी मालकिन, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, तो कल शादी के फंक्शन में तो बहुत सारे लोग होंगे, तो काम भी ज्यादा होगा, इसीलिए कल तो मैं जरूर आऊंगी मालकिन। अरे नहीं अंजलि, कल तुम कोई काम नहीं करोगी। कल तुम मेहमान बनकर शादी पर आओगी। इतनी इज्जत करने पर अंजलि बहुत खुश हुई थी, मगर उसके पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं थे। माँ, मुखिया जी की पत्नी ने मुझसे कहा है कि मैं शादी पर जरूर आऊं, मगर क्या करूं? मेरे पास अच्छे पहनने वाले कपड़े ही नहीं हैं। अरे बेटी, जो तुम्हारे पास है वही पहन कर चली जाओ। उन्होंने प्यार से बुलाया है। अगर तुम नहीं जाओगी तो वो नाराज होंगी, तुम पर गुस्सा भी करेंगी। अंजलि ने अपने पुराने से कपड़े पहने थे। उसका दुपट्टा तो बिल्कुल नया था। उसने दुपट्टा बाहर रखा और नहाने के लिए चली गई, मगर जब बाहर आई तो उस दुपट्टे को चूहे ने काट लिया था। माँ, मेरा ये बिल्कुल नया दुपट्टा था, इसे भी चूहे ने काट लिया। अब मैं इस फटे हुए दुपट्टे को कैसे पहनूंगी माँ? बेटी, एक तो इन चूहों ने बहुत तंग किया हुआ है। इन चूहों की वजह से ही तो तुम्हारा सिलाई का इतना नुकसान हुआ है। बस अब जब तुम्हें तनख्वाह से पैसे मिले तो तुम एक ऐसी दवाई लेकर आना जिससे हमारी इन चूहों से जान छूट जाए।
अंजलि वो फटे पुराने कपड़े पहनकर ही शादी के फंक्शन पर आ गई थी। गांव की लड़कियां उसे देखकर हंसने लगी। अरे देखो तो, इस लड़की ने शादी पर भी फटे पुराने हुए कपड़े पहने हैं। कितनी अजीब लग रही है। अगर नए कपड़े नहीं थे तो शादी पर आने की क्या जरूरत थी। मुखिया जी की पत्नी ने अंजलि को देखा तो उन्हें उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ था। अरे आओ अंजलि, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने मेरी बात मान ली और इस शादी के फंक्शन पर आ गई। अंजलि एक टेबल पर आकर बैठ गई थी। उसके साथ वाली टेबल पर मुखिया जी की पत्नी अपनी एक सहेली के साथ बैठी हुई थी, जो कि दूसरे गांव की जमींदारनी थी। वो अमीर थी। उनके 2 जवान बेटे थे। यही कारण था कि बहुत सी नौजवान लड़कियां उनके पास आकर बैठी हुई थी, उनके आगे पीछे घूम रही थी, ताकि वो उनमें से किसी को अपने बेटे के लिए पसंद कर ले। जिंदगी तो इनकी है, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं और कितनी खुश भी लग रही है। कैसे गांव की सभी लड़कियां उनके आगे पीछे घूम रही है। काश कि मेरी शादी भी किसी ऐसे ही बड़े परिवार में होती तो मुझे भी इतनी ही इज्जत मिलती। अंजलि बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। उसके पास गांव की कोई लड़की नहीं थी। सभी गरीब समझकर उसे नफरत करते थे। अब शादी का फंक्शन भी खत्म होने वाला था। खाना खाने के बाद सभी के करके जाने वाले थे। तब अंजलि ने देखा कि सामने वाली टेबल पर पर्स पड़ा हुआ था। अरे ये पर्स तो जमींदारनी जी का है, उन्होंने उठाया था। अब वो यहाँ पर रखकर शायद भूल गई है। अगर किसी नौकर ने उठा लिया तो उन्हें वापस नहीं करेगा। मुझे ही उन्हें ढूंढकर ये पर्स वापस कर देना चाहिए। अंजलि ने वो पर्स उठा लिया था और फिर मुखिया जी की पत्नी को ढूंढते हुए उनके पास आई तो जमींदारनी उनके पास ही खड़ी थी। मेरे पर्स में बहुत सारे पैसे थे, बहुत से कीमती गहने भी थे, जो कि मैंने तुम्हारी बेटी को तोहफा देने के लिए रखे थे। पता नहीं मैं पर्स कहाँ भूल गई हूँ। जिस किसी को भी वो पर्स मिला वो मुझे वापस नहीं करेगा, देखना। साथ ही उनका बेटा सूरज भी खड़ा था। तभी अंजलि उसके पास आई और उन्हें पर्स वापस कर दिया। ये मुझे टेबल पर पड़ा हुआ मिला था, आपके हाथ में मैंने इसको देखा था तो ये आपके लिए उठाकर ले आई। जमींदारनी ने अपना पर्स खोलकर देखा, उनमें सारी चीजें वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी। अरे तुम तो बहुत ईमानदार लड़की हो, देखने में गरीब लग रही हो, मगर फिर भी तुमने कोई लालच नहीं किया, बल्कि ईमानदारी से इसे मेरे पास वापस ले आई। मैं गरीब जरूर हूँ, मगर चोर और बेईमान नहीं हूँ। मेरी माँ ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की है। सूरज ने गौर से अंजलि को देखा था। वो उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ था। जमींदारनी को भी अंजलि बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कुछ और ही सोच लिया था। अब मौसम बदल गया था, सर्दियां शुरू हो गई थी, इसीलिए अंजलि ने मुखिया जी के घर में काम करना छोड़कर अपना तंदूर लगा लिया था और रोटियां लगाने लगी थी। उस दिन रोटियां लगाकर घर आई तो घर में मुखिया जी की पत्नी और जमींदारनी बैठी हुई थी। उनकी माँ से बातें कर रही थी। बहन जी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। अपने कानों पर तो यकीन ही नहीं हो रहा। जो आप कह रही है वो सच है। हम लोगों में और आप में बहुत फर्क है। हम छोटे लोग हैं, आपको हम लोगों से कैसे संबंध बना सकती है? इंसान के संस्कार, उसके अच्छे विचार उसे छोटा बड़ा बनाते हैं। मैंने बड़े बड़े घरों में रहने वालों को भी छोटी छोटी हरकतें करते हुए देखा है और छोटे घरों में रहने वालों में भी बड़े बड़े संस्कार देखे हैं। आपकी बेटी बड़ी हिम्मत वाली है, बहुत ईमानदार और अच्छे संस्कारों वाली है। मेरे सूरज को बहुत पसंद आ गई है। उसने हमेशा ऐसी ही लड़की से शादी करने की ख्वाहिश की थी, जो हिम्मत वाली हो और हर मुश्किल हालात का सामना करने की ताकत रखती हो। बस वो आपकी बेटी से ही शादी करना चाहता है और मुझे भी
अंजलि बहू के रूप में स्वीकार है जी। ये सुनकर अंजलि बहुत खुश हुई थी कि वो इतने बड़े परिवार में बहू बनकर जा रही है। जिस जिंदगी का उसने कभी सपना देखा था, अब वो जिंदगी उसे मिल गई थी। उसने अब अपनी माँ का इलाज भी करवा लिया था। माँ भी बिल्कुल ठीक हो गई थी और वो भी अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगी थी। शेरपुर में एक अजीब सा सन्नाटा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और गांव में फसलें सूख रही थी। लोग कहते थे कि जंगल में एक जादुई ताबीज छिपा है जो शेरपुर को फिर से हरा भरा बना सकता है। छोटू और गोलू, जो हमेशा अपने गांव के लिए कुछ करने की सोचते थे, इस ताबीज को ढूंढने का फैसला करते हैं। ओहो गोलू, ये शेरपुर का हाल देख। फसलें सूख रही हैं और ढाबे पर समोसे भी कम बन रहे हैं। हमें वो जादुई ताबीज ढूंढना होगा। हाँ छोटू, लेकिन पहले दिमाग लगाओ। मैंने सुना है कि ताबीज जंगल के सबसे गहरे हिस्से में। चल ढूंढते हैं, लेकिन सावधानी से। छोटू और गोलू ने अपने बैग में कुछ समोसे पैक किए और जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात हुक्कू चाचा से हुई, जो अपनी टेढ़ी मेढ़ी टोपी और शरारती तोते चीकू के साथ जंगल की गुफा के पास खड़े थे। अरे नौजवानों, मैं हुक्कू चाचा, जंगल का जानकार। मेरे पास एक पुराना नक्शा है जो जादुई ताबीज तक ले जाएगा। लेकिन सावधान, चीता सरकार भी उस ताबीज के पीछे है। चीता सरकार, डरता सरकार, छोटू मोटा, ताबीज खोटा। अरे ये चीकू तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। हुक्कू चाचा, इसे काबू में रखो, नहीं तो मैं इसे समोसे के साथ खा जाऊंगा। छोटू शांत हो यार। हुक्कू चाचा, ये नक्शा सही है ना? और चीकू थोड़ा कम शरारत कर। मेरी टोपी की कसम, ये नक्शा पक्का है और चीकू तुम्हारी मदद करेगा। बस उसकी बातों को दिल पर मत लो। हुक्कू चाचा के नक्शे और चीकू की शरारतों के साथ छोटू और गोलू जंगल में घुस गए। जंगल में घने पेड़, अजीब सी आवाजें और रहस्यमयी रास्ते थे। हुक्कू चाचा ने बताया कि ताबीज तक पहुंचने के लिए 3 जादुई चुनौतियों को पार करना होगा: आग का दरवाजा, हवा का बवंडर और अंधेरी गुफा। हुक्कू चाचा, ये चुनौतियां क्या है और क्या हमें सचमुच इनसे गुजरना होगा? अरे गोलू, मेरी टोपी की कसम, ये चुनौतियां जंगल का इम्तिहान है। पहली चुनौती है आग का दरवाजा। वहां एक पहेली का जवाब देना होगा, वरना आग की लपटें तुम्हें रोक लेंगी। आग का दरवाजा एक विशाल चट्टान था जिसके सामने आग की लपटें जल रही थी। चट्टान पर लिखा था, मैं वो हूँ जो हमेशा चलता हूँ लेकिन कभी जगह नहीं बदलता। मैं क्या हूँ? छोटू ने तुरंत जवाब देने की कोशिश की। अरे ये तो समोसा है, ढाबे पर हमेशा बनता रहता है लेकिन वहीं रहता है। छोटू, ये घड़ी है। घड़ी की सुइयां हमेशा चलती हैं लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ती। सही जवाब गोलू। छोटू, तू तो बेकार है। गोलू का जवाब सही था और आग की लपटें शांत हो गई। चट्टान हटी और रास्ता खुल गया। लेकिन दूसरी चुनौती, हवा का बवंडर, उनके सामने थी। ये एक विशाल घूमता हुआ तूफान था जो जंगल के पेड़ों को हिला रहा था। छोटू, गोलू, इस भंवर को पार करने के लिए हमें एक साथ चलना होगा। मेरी टोपी की कसम, अगर हम अलग हुए तो भंवर हमें उड़ा लेगा। अरे ये भंवर मेरे सामने क्या है? मैं अपनी ताकत से इसे रोक दूंगा। छोटू ने अपनी ताकत से भंवर में कदम रखा, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वो उड़ने लगा। गोलू ने जल्दी से एक रस्सी पकड़ी और छोटू को खींच लिया। चीकू ने उड़कर भंवर के केंद्र में एक चमकता हुआ पत्थर देखा। पत्थर तोड़ो, भंवर रुको। छोटू, हुक्कू चाचा, चीकू सही कह रहा है। उस पत्थर को पकड़ो, शायद भंवर रुक जाए। मेरी टोपी की कसम, इस गुफा में जादुई चमक चाहिए। चीकू, जा कोई रास्ता ढूंढ। अंधेरा गहरा, छोटू डरपोक। मैं चमक लाता हूँ। चीकू ने उड़कर गुफा में एक चमकता हुआ कीड़ा ढूंढा जिसकी रोशनी ने रास्ता दिखाया।
लेकिन गुफा के अंत में एक विशाल दरवाजा था जिस पर एक और पहेली थी। मैं वो हूँ जो तुम्हारे पास हमेशा है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते। मैं क्या हूँ? अरे ये तो समोसे की खुशबू है, हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। छोटू, ये सांस है, सांस हमेशा हमारे पास है लेकिन दिखती नहीं। गोलू का जवाब सही था और दरवाजा खुल गया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, चीता सरकार अपने गुंडों के साथ वहां प्रकट हुआ। उसने एक जादुई जाल बिछाया था जो गोलू छोटू को फंसाने के लिए तैयार था। छोटू, गोलू, तुम और ये टोपी वाला चाचा ताबीज लेने आए हो। मेरा जाल तुम्हें जंगल में कैद कर देगा और ताबीज मेरा होगा। अरे चीता, मेरी ताकत के सामने तेरा जाल टिकेगा नहीं। चल दिखाता हूँ। छोटू ने जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जादुई था और नहीं टूटा। गोलू ने दिमाग लगाया और देखा कि जाल के केंद्र में एक चमकता हुआ दर्पण था। हुक्कू चाचा, उस दर्पण में चीकू को उड़ने दो, शायद उसकी चमक जाल को तोड़ दे। चीकू चमके, जाल टूटे। चीकू ने दर्पण के सामने उड़कर अपनी चोट से उसे चमकाया और जाल टूट गया। चीता सरकार गुस्से में चिल्लाया और अपने गुंडों को बुलाया। छोटू ने अपनी ताकत से गुंडों को भगाया और हुक्कू चाचा ने अपनी टोपी से एक जादुई हवा चलाई जिसने चीता सरकार को उड़ा दिया। मेरी टोपी की कसम, चीकू और छोटू ने कमाल कर दिया। अब ताबीज लेने का वक्त है। गुफा के अंत में एक चमकता हुआ ताबीज था जो एक प्राचीन मूर्ति के गले में लटक रहा था, लेकिन उसे लेने के लिए एक आखिरी पहेली थी। मैं वो हूँ जो तुम्हें अमीर बनाता हूँ, लेकिन मुझे खर्च नहीं किया जा सकता। मैं क्या हूँ? अरे ये तो समोसा है, समोसे खाने से दिल अमीर हो जाता है। छोटू, ये ज्ञान है, ज्ञान तुम्हें अमीर बनाता है लेकिन उसे खर्च नहीं किया जा सकता। गोलू का जवाब सही था और ताबीज उनके हाथ में आ गया। जैसे ही छोटू ने ताबीज को छुआ, जंगल में एक चमक फैल गई और शेरपुर की सूखी फसलें फिर से हरी भरी हो गई। ओहो गोलू, ये ताबीज तो कमाल का है, लेकिन अब समोसे खाने का वक्त है। अरे छोटू, मेरी टोपी की कसम, तूने शेरपुर बचा लिया। अब समोसे खा, लेकिन चीकू को भी देना। समोसे दो, चीकू लो। छोटू, तू नहीं सुधरेगा। हुक्कू चाचा, चीकू, आप दोनों का शुक्रिया। शेरपुर अब हरा भरा है। छोटू और गोलू ने ताबीज को शेरपुर के मंदिर में रख दिया, जहां वो गांव की रक्षा करता रहा। चीता सरकार को पुलिस ने पकड़ लिया और हुक्कू चाचा व चीकू जंगल में वापस चले गए। चीकू ने जमकर समोसे खाए और गोलू ने शेरपुर के बच्चों को जंगल की कहानी सुनाई। गोलू, अगली बार ऐसा ताबीज ढूंढना जिसमें समोसे भी हो। छोटू तो सचमुच नहीं सुधरेगा। हुक्कू चाचा, अगली बार फिर मिलेंगे। और इस तरह छोटू गोलू का एक और रोमांच खत्म हुआ। जंगल की 3 चुनौतियां, चीता सरकार की चालें और हुक्कू चाचा की टोपी के जादू ने शेरपुर को बचा लिया। उनकी दोस्ती, हिम्मत और हंसी की कहानी हमेशा चलती रहेगी।